हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर साइंस टीचर एंड टेक आउट योर साइंस बुक. Take out the very first chapter, but before that there is the first unit, that is unit 1, and unit 1 name is Plants Kingdom. And the first chapter name is Reproduction in Plants. Now, before starting this chapter, there are some chapter objectives. So let's know about those chapter objectives. First objective is reproduction by seeds. Next one is seed germination. Next one, seed dispersal. Next is vegetative propagation. And the next one is crops. Now students, let's move into the chapter. Reproduction helps plants in maintaining their existence in the form of new plants. Plants reproduce in many ways. Most of them reproduce through seeds. A flower changes into a fruit. The fruit contains seeds. New plants grow from the seeds. Non-flowering plants reproduce through spores. Some plants reproduce from other parts of them, roots, stems, and leaves. Reproduction is also called multiplying because many plants grow out of seeds or parts of one plant. अब यहाँ पर किसके बारे में बता रखा है? रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में बता रखा है आपको. यहाँ पर आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन जो है वो मदद करता है प्लांट्स को उनकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट्स. एंड प्लांट्स जो है वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को. मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो हम देखते हैं कि वो सीड्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. अ फ्लावर चेंजेस इनटू अ फ्रूट. फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है. फ्रूट जो है उसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं बहुत सारे. एंड न्यू प्लांट्स जो है वो कहाँ से ग्रो होता है? फिर उन्हीं सीड से ही ग्रो होता है. उसके बाद कुछ नॉन फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि वो प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है, तो वो स्पोर्स के थ्रू अपने आप को ग्रो करते हैं, न्यू यंग वंस को वो ग्रो करते हैं. ओके, सो कुछ ऐसे भी है जो पार्ट से ग्रो होते हैं, जैसे रूट से ग्रो होते हैं, स्टेम से या लीव से ग्रो होते हैं, ठीक है. एंड रिप्रोडक्शन जो है उसको मल्टीप्लाइंग भी बोलते हैं. ओके, मल्टीप्लाई करना. तो चलिए जानते हैं हर एक रिप्रोडक्शन के बारे में. सबसे पहले है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. Why does a plant produce so many seeds? This is because most new plants grow from seeds. Not all seeds grow into new plants. अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि why does a plant produce so many seeds? मतलब जो प्लांट है वो इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करता है? ये इसलिए क्योंकि मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स है वो सीड से ही ग्रो होते हैं. नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और सभी सीड्स नए प्लांट पे ग्रो नहीं होते, कुछ ही होते हैं ग्रो. ओके, some seeds are not fully grown when they are separated from their parent plants. Some seeds are destroyed by strong winds or heavy rain or are eaten by insects or birds. Some do not get the right soil or enough air and water. Such seeds do not grow into new plants. Seeds that survive and get favorable conditions for their growth grow into new plants. अब यहाँ पर आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये जो प्लांट है ये इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इन्हीं सीड से न्यू यंग वन जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं. ओके, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो फुली ग्रो नहीं होते हैं जब उनको सेपरेट कर दिया जाता है उनके पेरेंट प्लांट से. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स के थ्रू और हैवी रेन के वजह से, या फिर इंसेक्ट्स जो है उन्हें खा लेते हैं या बर्ड्स खा लेते हैं. ओके, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको राइट सॉइल नहीं मिल पाता है या फिर इनफ एयर एंड वाटर नहीं मिल पाता है ग्रो करने के लिए. कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो दैट डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही ग्रो नहीं हो पाते हैं नए प्लांट में. सीड्स दैट सर्वाइव, जो सीड सर्वाइव कर जाते हैं एंड फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है, वही हेल्दी सीड्स कहलाते हैं. Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Non-flowering plants which cannot produce seeds reproduce by spores. मतलब non-flowering plants जिनमें flowers नहीं होते उनमें वो seeds produce तो करते नहीं है.
नॉन फ्लवरिंग प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. A seed has an outer covering known as seed coat. It protects the embryo baby plant. It has a tiny hole to allow water to enter. There are two seed leaves inside the seed coat in grams, peas and beans. So यहाँ पर आपको बताया गया है कि सीड जो है, सीड का आउटर कवरिंग, उसे हम सीड कोट बोलते हैं, एंड वो प्रोटेक्ट करता है किसको? एम्ब्रॉय को, यानी कि बेबी प्लांट को. उसमें छोटा सा होल होता है, टाइनी होल होता है, जो अलाउ करता है पानी को एंटर करने के लिए, ओके, ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके एंड ग्रो कर सके. एंड देयर आर टू सीड लीव, और उसके अंदर दो छोटे छोटे से सीड लीव्स होते हैं इनसाइड द सीड कोट, जैसे कि आप किस किस में देख सकते हो? ग्राम्स में देख सकते हो, पीस में और बीन्स में देख सकते हो. व्हीट, मेज और राइस हैव ओनली वन सीड लीव, जबकि व्हीट, मेज और राइस जो इनमें सिर्फ एक ही सीड लीव होता है. बिटवीन सीड लीव्स और इनसाइड अ सीड लीव देयर इज अ बेबी प्लांट. सीड लीव के बीच में या फिर इनसाइड अ सीड लीव क्या होता है? एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है. दिस बेबी प्लांट हैज अ टाइनी शूट एंड अ टाइनी रूट. Food is stored in the seed leaves for the baby plant till green leaves grow. अब ये जो बेबी प्लांट है, इसमें टाइनी शूट होता है उनका और टाइनी रूट होता है, और जो फूड है वो स्टोर होता है कहाँ पर? इन द सीड लीव्स ओनली फॉर द बेबी प्लांट, ओके, टिल द टाइम दैट इट ग्रोज इट्स ओन लीव्स. Here you can see the parts of seed. आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो. फूड स्टोर आपको दे रखा है, एम्ब्रॉय आपको दे रखा है, सीड कोट आपको दे रखा है यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स. Now the next point is seed germination. The development of a seed into a seedling is called germination. Let us do an activity to find out the condition necessary for the germination of a seed. अब ये जो development है seed का into a seedling, जब seedling में convert होता है उसे हम germination बोलते हैं. इसी से related आपको एक activity भी दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको खुद ही परफॉर्म करना है ये एक्टिविटी, ओके, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर एल्डर्स. Now the next point is stages in seed germination. The seed first absorbs water through its hole. This softens the seed coat and so it ruptures. A small root emerges from the seed. It is called the radicle. It grows downwards. Then a small shoot emerges from the seed. It is called the plumule. It grows upwards. The seed with a small root and a small shoot is called a seedling. The growing seedling uses the food stored in the cotyledons for growth. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो सीड है, फर्स्ट वो ऑब्जर्व करता है किसको? पानी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, अपने होल के जरिए. देन उसके बाद दिस सॉफ्टन द सीड कोट. उसके बाद क्या होता है कि वो पानी की वजह से जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाता है, एंड उसके बाद वो रप्चर करने लगता है, यानी कि हल्का सा उसमें मूवमेंट दिखता है हमें, धीरे धीरे वहां से जो प्लांट है वो ग्रो करने लगता है. एंड अ स्मॉल रूट जो है वो इमर्ज होती है नीचे की साइड डाउनवर्ड फ्रॉम द सीड, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं. और जो शूट है वो भी शुरू होती है, शूट यानी कि जो ऊपर की साइड है, जो सॉइल से ऊपर की तरफ उगता है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं, एंड वो अपवर्ड ही मूवमेंट शो करता है. द सीड विद अ स्मॉल रूट, जो सीड है जिसका छोटा सा रूट है और छोटा सा शूट है, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, बेबी सीडलिंग. एंड द ग्रोइंग सीडलिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द, और जो ग्रोइंग सीडलिंग है वो कौन सा खाना यूज करता है? जो कि खाना जहां पर कहां पर स्टोर होता है? वो कॉटलेडेंस में स्टोर होता है, ठीक है, तो वहां से वो खाने को यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. आप यहाँ पर देख सकते हो सीड है, देन रेडिकल है, देन प्लूम्यूल है, ओके, उसके बाद सीडलिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स. After a few days, green leaves start appearing on the shoot. These leaves make food by the process of photosynthesis. The cotyledons dry up and fall off as the food in terms is used up. The seedling then develops into a new plant. अब उसके बाद क्या होता है? कुछ दिन के बाद जो green leaves है वो start appearing on the shoot. मतलब green leaves जो है वो shoot में आना शुरू हो जाती है. एंड ये जो लीव्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. अब यहाँ पर जो कॉटलेडन उनका यूज है ही नहीं, क्योंकि उनसे जो खाना था उन्होंने यूज कर लिया था प्लांट ने, बेबी प्लांट ने. तो जो कॉटलेडन है वो ड्राई हो जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं और अपने आप ही गिर जाते हैं, ठीक है. और क्योंकि अब जो प्लांट है वो अपने आप ही, मतलब वो ग्रो हो चुका है और वो अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है. द सीडलिंग देन डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. फिर अब ये जो सीडलिंग है नए प्लांट में ग्रो हो गया है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सीड डिस्पर्सल.
We know that plants cannot move on their own. Nature has therefore arranged some methods by which the seeds of plant get scattered to large distances. हमें ये तो पता है कि plants जो है वो अपने आप चल तो नहीं सकते हैं, तो अब नेचर में कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइडेड होती है जिससे जिसकी मदद से क्या होता है कि उनके जो सीड है वो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह में तो ग्रो नहीं हो सकते वो प्लांट. ओके, The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. अब ये जो scattering of seeds है जो कि away from the mother plant जो grow होते हैं उसे हम dispersal of seed बोलते हैं. Seeds are dispersed by water, wind, birds and animals etc. These are called agents of dispersal. अब ये जो seeds है किसके through disperse होते हैं? Water के through, wind के through, birds के through, animals के through, and इन सबको हम क्या बोलते हैं? Agents of dispersal बोलते हैं. Okay students. Now let's see the first one, that is dispersal by water. कि कैसे पानी की मदद से सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं. Seeds of plants growing in or near water are dispersed by water. The fruits of such plants have certain structures like a spongy or fibrous outer coat which help them to float and are easily dispersed. अब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ प्लांट्स जो ग्रो करते हैं नियर वाटर या फिर पानी में ही, ठीक है, वो उनके जो सीड्स है वो पानी में ही डिस्पर्स होते हैं पानी की मदद से ही. एंड फ्रूट्स ऑफ सच प्लांट्स हैव सर्टेन स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि पानी की मदद से इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं, जैसे स्पॉन्जी स्ट्रक्चर हो गया या फिर फाइब्रस इनके आउटर कोट हो गया. ओके, जो मदद करता है इनको इजीली डिस्पर्स होने में. वाटर लिली, lotus and coconut palm are carried by water. Lotus fruits have a spongy part and coconut have a thick fiber coat which makes them light and enables them to float in water. अब ये जो water lily lotus है इनका जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है, ठीक है, और कोकोनट जो होता है उसका फाइबरस कोट होता है जिसकी मदद से वो इजिली डिस्पर्स हो जाते हैं पानी की मदद से. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, डिस्पर्शन बाय वाटर, द लोटस ओवर देयर. Now the next one is dispersal by wind. अब wind की मदद से कैसे seed disperse होता है? Seeds dispersed by the wind must be light and small in order to be carried by the wind. This means they can be carried to greater distances. They have hairs or wings to help to be carried away by the wind. The seeds of hiptage, dandelion and cotton have tufts of hair. Sycamore seeds are winged. They spin through the air like mini हेलीकॉप्टर्स. अब जो सीड जो हवा के थ्रू इजीली डिस्पर्स हो जाता है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बहुत काफी ज्यादा लाइट होती है एंड स्मॉल होती है जिससे वो इजीली हवा के थ्रू डिस्पर्स हो सके, ठीक है. इसका मतलब ये है कि वो बहुत लंबे डिस्टेंस भी कवर कर लेती है. ओके, एंड दे हैव हेयर्स, उनके या तो हेयर होते हैं या फिर विंग्स होते हैं जो मदद करते हैं उनको विंड में इजीली डिस्पर्स होने में. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी डैंडेलियन की. ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है जैसे हिप्टेज हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, तो इजीली फ्लोट हो जाते हैं हवा में और आसानी से जो है वो कोई और जगह में जाकर वहीं पर ग्रो करते हैं, ठीक है. Now the next one is dispersal by animals. अब हम देखते हैं कि animals की मदद से कैसे seed disperse होते हैं. Animals and human beings eat fruits like apple, mango and watermelon and throw away their seeds. These seeds grow into new plants. Some of the seeds like xanthium, tiger nail and spear grass have hooks or spines. They get attached to the animal's body or clothes of human beings and are carried to other places. These seeds also grow into new plants. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग है वो जब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो या फिर वाटरमेलन हो गया, उनके सीड को जो वो जहाँ पर थ्रो करते हैं वहीं पर क्या होता है, प्लांट ग्रो होने लग जाता है, ठीक है. या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनके हुक जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जैंथियम हो गया, टाइगर नील हो गया, स्पेयर ग्रास हो गया. तो जो हुक जैसे स्ट्रक्चर होता है वो एनिमल की फर में या बॉडी में एकदम से अटैच हो जाते हैं, या फिर जो ह्यूमन बींग्स है उनके क्लोथ्स में वो अटैच हो जाते हैं. जब हम क्लोथ्स को अच्छे से झाड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, सीड जो है वो कहीं और जाकर डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वहीं से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है. ओके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, कैसे वो गिलहरी जो है वो फ्रूट को खा रही है और फ्रूट का सीड जहां पर भी वो थ्रो करेगी वहां पर जो नया प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा. ओके, now the next one is dispersal by explosion. Some fruits like peas in a pod burst open or explode when dry. The force of explosion helps to scatter the seeds. अब कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मटर हो गया,
ठीक है, जब वो पॉड में होता है तो जब वो ग्रो होने लग जाता है तो एकदम से बर्स्ट होता है, उसका जो पॉड खुल जाता है एकदम से, ठीक है, एंड एक्सप्लोड होता है इसमें। और जब वो बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है तब वो एकदम से एक्सप्लोड होता है, और जैसे ही वो एक्सप्लोड होता है तो उसके जो सीड है जहां पर जाके वो डिस्पर्स होते हैं, जहां पर वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहीं पर वो ग्रो करता है न्यू प्लांट। ओके, द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प टू स्कैटर द सीड। ये जो फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन है ये मदद करता है सीड को स्कैटर करने में। ओके, now students, before moving further, there is a point, boost your mind. The largest seed in the world of the largest seed in the world of the double of the coconut palm, it can measure up to 50 centimeter around the middle. अब ये जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सीट है ये डबल है किसका, कोकोनट पाम से भी ज्यादा, एंड इट कैन मेजर अप टू 50 सेंटीमीटर अराउंड द मिडिल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। When plants reproduce with the help of their body parts such as roots, stems and leaves and not through seeds, it is called vegetative propagation। मतलब जब plants reproduce करते हैं root से, stem से या फिर leaf से, ठीक है, and not through seed यानी कि seed से नहीं पर इन सब चीजों से reproduce करते हैं तो उसे हम vegetative propagation बोलते हैं। Now let's see the first one in this, reproduction by roots। Sweet potato, radish, turnip, carrot, etc. are roots of plant which have stored food in them. If we plant them in the soil or put in water, roots and shoots grow from them. अब कुछ ऐसे है जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, रूट्स है प्लांट के, जो कि क्या करते हैं, विच स्टोर द फूड इन देम, जिनके अंदर खाना स्टोर हुआ होता है। इफ वी प्लांट देम इन द सॉइल, अगर हम उन्हें सॉइल में प्लांट करें या फिर पानी में रखें, रूट्स एंड शूट्स ग्रो फ्रॉम देम, तो रूट्स एंड शूट जो है वो ग्रो होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स। Ginger, potato, onion, turmeric and banana are underground stems. When these stems are planted in the soil, new plants grow from these buds. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो जिंजर, पोटैटो, अनियन, टर्मरिक, बनाना है ये सभी अंडरग्राउंड स्टेम है। ओके, व्हेन दीज मतलब जब इन स्टेम को हम प्लांट करते हैं सॉइल में तो न्यू प्लांट जो है वहां से ग्रो होने लग जाते हैं। ओके, अब उनके बर्ड से ग्रो होने लग जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो पोटैटो प्लांट। Now before moving further, there is an activity and ये activity students आपको खुद करना है perform, okay, under the supervision of your elder. Now the next one is reproduction by leaves. Some leaves grow plants from their edges. The leaves of bryophyllum produces buds on their edges. Such leaves are heavy and remain near the ground. The new plants have their own roots and leaves. These roots grow long till they reach the ground and then the new plant separates from the mother leaf and grow on its own. अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि जैसे ब्रायोफिल्म का एग्जांपल आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको फिगर भी दे रखी है। तो ब्रायोफिल्म के अगर आप एजेस में ध्यान से देखो कॉर्नर पॉइंट में, तो वहां पर नए नए से जो लीव्स है वो ग्रो करने लग गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं की बॉडी पार्ट में वो नए न्यू जो लीफ होते हैं ग्रो करने लगते हैं, बाद में जैसे ही वो बड़े होते हैं अपने आप को डिटैच कर देते हैं, कहीं और जाकर वो ग्रो करते हैं। ओके, तो ये जो लीव्स है ये हैवी होते हैं एंड रिमेन नियर द ग्राउंड, और ये ग्राउंड में ही रहते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट्स के क्या होते हैं, अपने खुद के रूट और लीव्स होते हैं। ओके, एंड ये जो रूट होता है उनका काफी ज्यादा लंबा होता है टिल दे रीच द ग्राउंड एंड देन द न्यू प्लांट जो है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द मदर वन, ठीक है, मदर लीव से वो सेपरेट हो जाता है न्यू प्लांट। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग्स। Some plants like rose, hibiscus, cotton and sugarcane have buds on their stem. To grow them into new plants, just cut their stems. This is called stem cutting. Plant a stem cutting into the soil. After few days, it grows into a new plant. अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि रोज हो गया, हिबिस्कस, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, तो इनके बॉडी में ना बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके स्टेम में बर्ड्स होते हैं एंड जैसे ही हम उनके स्टेम को कट कर देते हैं तो वहीं से एक न्यू प्लांट ग्रो होने लग जाता है, तो इस चीज को हम स्टेम कटिंग बोलते हैं। ओके, एंड जैसे ही हम प्लांट करते हैं स्टेम कटिंग को इनटू द सॉइल, आफ्टर फ्यू डेज हम देखेंगे कि एक नया पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो रोज प्लांट। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। Molds, mushrooms and ferns are non-flowering plants. They produce spores instead of flowers. The spores are dispersed by wind. Under favorable conditions, the spores grow into new plants. Each spore can produce a new plant.
अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मोल्ड्स, मशरूम्स और फर्न्स है, ये सभी क्या है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स है। ओके, ये मतलब इनके बॉडी में कोई फ्लावर नहीं होता है। एंड दे प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, एंड ये जो स्पोर्स है ये डिस्पर्स होते हैं किनकी मदद से, हवा की मदद से, क्योंकि उनकी बॉडी एकदम लाइट होती है, हल्की होती है। ओके, अंडर फेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फिर अंडर फेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर्स है वो नए प्लांट में ग्रो करते हैं। एंड ईच स्पोर कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, और हर एक स्पोर जो है वो नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, here you can see the mushroom over here. Now next is crops. Crops are the plants which are grown in the field of farmers, which are grown in the field of crops are the plants which are grown in field by farmers for food or to obtain other useful products. Growing crops in the field by farmers is called cultivation. अब क्रॉप्स जो है वो प्लांट्स है जो कि कौन ग्रो करता है, फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने फील्ड में। ओके, ताकि उनको यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके बेचने के लिए, या फिर वो अपने यूज के लिए उनको ग्रो कर सके। ओके, एंड ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स है फील्ड एरिया में बाय फार्मर इज कॉल्ड दी कल्टीवेशन, इसको हम कल्टीवेशन बोलते हैं। Some crops are grown in summer. They are called kharif crops. They include maize, jowar, bajra, peanuts, jute and cotton. कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि समर में ग्रो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, राइस, मेज, जौर, बाजरा, पीनट, जूट एंड कॉटन। ओके, some other crops are grown in winter. They are called rabi crops. They include wheat and barley. Okay, कुछ ऐसे भी crops होते हैं जो winter में grow करते हैं, ठीक है, उनको हम rabi crops बोलते हैं। And ये include, इसमें क्या क्या include होता है, wheat और barley. Here you can see rice crop, wheat crop and maize crop. Now the next is agriculture. Plants need to be grown on a large scale to feed the entire population of a country. The practice of growing plants on a large scale is called agriculture. अब plants जो है नीड टू ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब उन्हें बड़े से स्केल में, लार्ज स्केल में जो है ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर टू फीड द पॉपुलेशन। ओके, एंड द प्रैक्टिस, और ये जो प्रैक्टिस है जिसमें हम बहुत सारे प्लांट्स को एक लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ओके, manure is added to soil to increase production. Fertilizers like urea, sulfur, phosphate, ammonium sulfate and nitrate are added to the soil. अब कुछ ऐसे मेन्योर हम यूज करते हैं सॉइल में ताकि हम इनकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके। एंड कुछ फर्टिलाइजर भी इसमें ऐड होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, तो इन सबको भी ऐड किया जाता है इनकी ग्रोथ के लिए। However, overuse of chemical fertilizers can be harmful for the soil as well as the crops. अब अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे केमिकल फर्टिलाइजर का तो हार्मफुल तो होगा सॉइल के लिए भी और क्रॉप्स के लिए भी। ओके, फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग, हमें हेल्दी और राइप सीड को यूज करना चाहिए ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट। नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली, सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज एड मेन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल, मेन्योर या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इरिगेट द सॉइल, फिर इरिगेट करना चाहिए, सॉइल को अच्छे से पानी देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, दीज आर केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन standing crops. If sprayed properly, they protect the crops from being destroyed by pests. However, too much use of pesticides and insecticides can be harmful to our health. और हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए, और हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए ताकि जो भी इंसेक्ट्स है या पेस्ट है वो अटैक ना करे क्रॉप्स में। पर हमें ये भी ध्यान देना है कि उनका यूज हमें ज्यादा नहीं करना है, अगर हमें ज्यादा करें तो क्रॉप डैमेज हो सकती है, ठीक है, और हमारे हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, however, so here also it is made clear that we should not use them like in the excess amount. Okay, now the next is protection of crops. Birds, insects, squirrel, moles, etc. damage the crops, so crops need protection from them before and after harvesting. अब ये जो birds है, squirrels है, moles है, insects है, ये सभी क्या करते हैं, crop को damage करते हैं, तो इसीलिए crop को protection की जरूरत है। Okay, we can spray pesticides and insecticides to protect crops, gains and seeds. Grains and seeds should be stored properly after harvesting the crops. अब हम क्या स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं ताकि ये जो पेस्ट है और जो इंसेक्ट है वो अटैक ना कर सके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट grains and seed
एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट ग्रेन्स एंड सीड्स जो है वो उनको हमें अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, मतलब जब कटाई हो जाती है उसके बाद जब हम स्टोर करते हैं तो अच्छे से एक अच्छी जगह में हमें स्टोर करना चाहिए जहां पर कोई इंसेक्ट ना हो या कोई पेस्ट ना हो. ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ वर्ड बैंक. सो स्टूडेंट दिस ये जो वर्ड बैंक आपको दे रखा है ये आपको खुद ही रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, और आपको यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, सो लेट्स रीड देम. Reproduction is also called multiplying because many plants grow out of seeds or parts of one plant. Next thing, the development of a seed into a seedling is called germination. Next one, the scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. Next one, seeds are dispersed by water, wind, birds and animals, etc. Next thing, when plants produce with the help of their body parts such as roots, stems and leaves and not through seeds, it is called vegetative propagation. Next one, molds, mushrooms and ferns are non-flowering plants. Next is growing crops in the field by farmers is called cultivation. Next one, the practice of growing plants on a large scale is called agriculture. Okay. I hope student that you understood this chapter. और आपका homework है कि आपको इसके following exercise part को complete करना है. Now I'm gonna meet you in another class. Till then students, bye bye.